अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, फेक न्यूज़ पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि फेक न्यूज़ को सच पर मबनी न्यूज़ का नाम दिया जा सकता है, ना ही इसे आज़ादी इजहार राय कहा जाना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में मौजूद सियासी बहरान की एक बड़ी वजह फेक न्यूज़ की भरमार है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। हुकूमत कानून पर कानून तो बना रही है, लेकिन फेक न्यूज़ की बीमारी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज की हाई कमान मीटिंग में भी जाली खबरों के बढ़ते हुए चैलेंज पर तफसीली बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया, इसमें सबसे अहम नुक्ता फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा है। एलामिया में कहा गया है कि इस्लामाबाद में अहम सरकारी इमारतों और गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज को तैनात किया गया था, जिस पर बदनीयती पर मबनी एक सियासी प्रोपेगेंडा किया गया, जो कि काबिल तशवीश है। एलामिये में निशानदही की गई कि बाज़ सियासी अनासिर तसलसल के साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका मकसद बस ये है कि पाक फ़ौज, अवाम और इदारों के दरमियान दरार पैदा की जाए। पाक फ़ौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिशें पहले कामयाब हुई, ना ही आइंदा होंगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने यह भी वाज़े किया कि पाक फ़ौज किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। एलामिये में यह जोर दिया गया कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर जहर उगलने, झूठ से मुआशरे में तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत न सिर्फ सख्त कवानीन बनाए, बल्कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाया जाए, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। नाजरीन, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामियों को देखकर सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत इस महाज पर नाकाम हो चुकी है? क्या हुकूमत दिफाई इदारे का भी दिफा नहीं कर पा रही है? और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पहले ही फेक न्यूज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है। अभी 2 रोज़ पहले साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम करके इसे मज़ीद सख्त बनाने की तैयारी की गई है, जिसमें सज़ाओं को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले पीका एक्ट भी ऐसा ही एक कानून है जो मई 2024 में ये मंजूर हुआ था, इसी साल मंजूर हुआ था। यही नहीं बल्कि पंजाब में हत्ते इज़्ज़त एक्ट भी बना रखा है। यानी ऐसे सख्त कवानीन हैं और इनके होते हुए भी पाक फ़ौज ये शिकायत कर रही है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए जो कवानीन ज़ाहिर बनाए हुए हैं। सवाल ये है कि नित नए कवानीन तो बना लिए जाते हैं और मज़ीद बना भी लिए जाएंगे। क्या सिर्फ नए नए कवानीन बनाकर, कानून बनाकर फ़ेक न्यूज़ के मसले को हल किया जा सकता है, या फिर हुकूमत को इस हवाले से एक आगाही मुहिम भी चलाने की ज़रूरत है, लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है? फ़ेक न्यूज़ को लेकर कौमी इदारे को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के साथ साथ फेक न्यूज़ का मुकाबला करने में हुकूमत को क्या चैलेंजेस हैं, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब, जो आज़ादी इजहार राय पर ज़ाहिर यकीन रखते हैं, अपनी तहरीरों के ज़रिए सहाफ़त और फेक न्यूज़ के फ़र्क को बाखूबी वाज़े करते हैं। बड़ी ही मजबूत दलाइल के साथ बात करने वाले ज़ाहिद हुसैन साहब से ही जानते हैं कि ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ऑलरेडी जब हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब, आपने वक्त दिया। ज़ाहिद हुसैन साहब, फॉर्मेशन कमांडर्स का जब इजलास होता है तो जो इलामिया आता है ज़ाहिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक स्ट्रैटजी, एक पॉलिसी ज़ाहिर नज़र आती है कि वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि फ़ेक न्यूज़ का मसला कोई आज कल की बात नहीं है, बड़े अरसे से इस पर प्रोपेगेंडाज भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है, कवानीन भी बन रहे हैं। तो क्या मौजूदा कवानीन के होते हुए इस पर काबू ना पाना आप समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि फेक न्यूज़ सबको है कि ठीक है, दुनिया भर में ये चीज़ें हैं और एक जिसको कहा जाता है कि एक बहुत ही
चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, ये फिर पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जाती है एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास जो है इंटरेस्ट ग्रुप भी फैलाता है और अपने अपने मकासद पूरे करने के लिए। अब मसला ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे एक फेक न्यूज़ भी चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या कानून के जरिए इनको दूर किया जा सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कि कानून के जरिए आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। असल मसला ये है कि इसकी तरफ भी जरा गौर करना चाहिए कि देखें लोग क्यों, अगर फर्ज कीजिए कि आपको आज़ादी की राय की हो, आपको यहाँ इस मुल्क में लोगों को एतमाद हो कि जो है इस वक्त आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस पर कोई कदगन नहीं लगी हुई है, यहाँ अगर लोगों को एतमाद है कि यहाँ पे जमहूरी अमल सही तरह पे जा रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की फेक न्यूज़ असरअंदाज नहीं हो सकती है। और यही तरीका है दुनिया भर में कि जो है वो इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ कानून सिर्फ काम नहीं चलता है, बल्कि उन अवामिल को भी देखना चाहिए जिसमें लोग यकीन करना शुरू करें फेक न्यूज़ पे। आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है, कितना मुश्किल होता है कि जाहिर है आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय और टारगेटेड कैंपेन, मेरा ख्याल है इसमें डिफरेंस है, एक बड़ा फ़र्क होता है। तो क्या ये समझना बहुत क्या मुश्किल बात है कि अगर हालात को जांचते हुए अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप साजिश है, तो इसमें आपको नहीं लगता है कोई समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये साजिश है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखें बात यही आती है कि बाज़ दफ़ा इसकी आड़ में बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, ऐसी की जाती हैं कि अपनी जो उनके ऊपर तनकीद होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ कानून बनते हैं, अगर आपको देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि उसका एक और मकसद भी होता है कि जो लोग आपके डिसिडेंट्स हैं या जो आप लोगों की तनकीद करते हैं, हाँ, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। एक तरीका ये होता है कि आप कानून पास करेंगे, फेक न्यूज़ को ख़त्म किया जाए, उससे नहीं हो सकती है। दूसरा तरीकाकार यही होता है कि आप फेक न्यूज़ को क्या कहते हैं इर्रेलेवेंट कर दें, और वो उस वक्त होता है जब लोगों को एतमाद हो जाए कि आपने जो कुछ लिखा है, जो आप टीवी पे बात कर रहे हैं, उसमें कुछ हक़ाइक़ बयान बन के आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं रहेंगी, और आपके ठीक है जो आपके टीवी शोज़ पे या लिखा जाता है उसमें ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जैजरेटेड भी होती हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये नहीं होता है। बहुत से हक़ाइक़ भी होते हैं जिसको आप छुपाते हैं और उन हक़ाइक़ को फिर जो है दूसरे लोग जो है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से लाते हैं, तो आप उसको फेक न्यूज़ कहते हैं। तो फेक न्यूज़ का जो है एक हवा भी इस तरह से बन के आया है कि आप उससे जो तनकीद जो होती है, आप पे जायज़ तनकीद भी होती है, उसको आप फेक न्यूज़ करार दे देते हैं। अच्छा, हुकूमत के पास ऐसा क्या पैमाना होगा जाहिद हुसैन साहब? अब देखें, कोई भी सहाफ़ी जो अपना सोर्स तो जाहिर है वो उसने नहीं बताना, सोर्स तो नहीं बताया जाता। अब तो जाहिर है हुकूमतें इसको अपनी आड़ में भी इस्तेमाल करेंगी। अगर आपको तनकीद पसंद नहीं आ रही है, खबर आपके खिलाफ है, कोई जाहिर है कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसपे आप समझे कि कुछ गलत हो रहा है और सहाफ़ी ने वो खबर दे दी, तो आप तो फेक न्यूज़ का बहाना बनाकर उसको जो है ना जेल में भी डाल देंगे, आप जुर्माना भी ले लेंगे। तो हुकूमत तो अपने मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, ज़्यादातर यही होता है कि हुकूमत अपने मकासद के लिए करती है। देखिए एक बात सुने, अभी आप सिर्फ छोड़ दें कि क्या होता रहा है क्या नहीं होता रहा है, अगर अभी हालिया दिनों की बात करें कि जो है आप पे पहले दिन पाबंदी लगी हुई थी कि आप बयान मत करें कि इस्लामाबाद में 26 की रात को क्या हुआ। अब नतीजा ये है कि जब आप पाबंदी लगाते हैं, सबको पता है कुछ ना कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, और टीवी टेस्ट अगर आपकी तरफ से ये हो रहा है कि सब कुछ अच्छा है और सब कोई इत्मीनान है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आप मुझे बताइए कि लोगों को फिर एतमाद कहाँ रहेगा? फिर वो जो लोग एक हकीकत भी बयान करेंगे तो आप उनको फेक न्यूज़ कहेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि उसको यही दुनिया भर में ये तरीका होता है कि अगर आप देखें कि जहाँ पे फेक न्यूज़ भी बनती है तो उसमें फिर लोगों का उसमें एतमाद इसलिए नहीं होता है कि लोगों को पता है कि जब हम देख रहे हैं कि अखबारात में क्या छप रहा है या जो है आपकी टीवी पे क्या डिस्कशन हो रही है, या लोगों को पता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट की जवाबदेही होती है, तो मैं रूल ऑफ लॉ होता है जिस मुल्क में, मेरा ख्याल ये है कि फेक न्यूज़ वहाँ पे असर नहीं करती है। तो बुनियादी चीज़ों जो है, बुनियादी प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान के, वो जब तक आप उन चीज़ों पे नहीं करेंगे, ये फेक न्यूज़ का आप बहाना बना के आप उन लोगों को तो ख़त्म कर सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि आपके जो है वो तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा इसमें हमारी सियासी जमातों का बहुत बड़ा रोल है। आप शायद मेरी बात से अग्री करें।
आप देखें इदारों को भी इसमें जो है ना वो बख्शा नहीं गया, छोड़ा नहीं गया, चाहे वो आपकी अदालतें हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे और इदारे हैं। हर सियासी जमात ने अपने अपने वक्त में अपने अपने मकसद के लिए टारगेट किया है इदारों को। फेक न्यूज़ आप कह लें या प्रोपेगेंडा कह लें, इसमें सियासी जमातों का उतना ही कसूर है सर, इन्हीं के मीडिया सेल्स चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात करते हैं। देखिए इदारे, वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई फर्ज कीजिए कि आपको ये एहसास हो कि हम जो सुन रहे हैं टीवी पे या हम जो पढ़ रहे हैं अखबारों में वो एक हकायक की तर्जुमानी करते हैं, तो इस किस्म के जो है बयानात जो है कोई काम लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ फेक न्यूज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक इदारों की बात की, जैसे ये था कि अब इदारों को भी समझना चाहिए कि जो है अगर फर्ज किया कि हर चीज़ जो है अगर आपकी मदाखलत रहती है सियासत में, कभी लोगों को नजर आता है कि आप जो है एक ये बात तो बहुत अच्छी है कहने को कि हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फौज का काम ही यही होनी चाहिए, फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए। और फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई थी उसमें अगर ये कहा गया हम सियासी पार्टी, तो ठीक है बयान तक तो सही है, लेकिन क्या हकायक यही है? क्या ये बात नहीं आती है कि जो है हम जब हमारे वज़ीर आज़म साहब जब भी खिताब फरमाते हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि जी हमने जो है इस चीज़ को ख़त्म किया है अपनी बहादुर अफवाज की, उसमें मसला ये आता है कि आप फौज को एक बात पहले ये कि उनको साफ जाहिर होना चाहिए कि एक डिस्टेंस रखें। आप सियासत में अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो लोग पे जो है जो फेक न्यूज़ पे भी एतमाद नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो फेक न्यूज़ जो दूसरे सोशल मीडिया में आते हैं उसको फेक न्यूज़ हटा दें, वो बहुत से हक़ाइक़ पे मुश्तमिल होते हैं। आप जो है उससे पर्दापोशी नहीं कर सकते हैं। अगर इन कमजोरियों को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो आप फेक न्यूज़ के बहाने से लोगों को कितनी तादाद में जेल में भी डाल देंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए सोशल मीडिया का आजकल दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये भी समझना चाहिए। और हम खुद भी देखते हैं कि अगर आपके जो बाहर बैठे हुए हैं लोग जो आप बाद में हक़ाइक़ बयान करते हैं, बाद फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात ये आती है कि फिर उसका आप रोक नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे ज़राए होते हैं जिसमें आप वो लोग उनको सुनने के लिए तैयार होते हैं। और वही अब जैसे मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो इतना एतमाद ख़त्म होता जा रहा है मेन स्ट्रीम पे, और आपके जो इदारों पे भी जो है एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, और उसकी वजह से फिर इस किस्म की अगर गलत खबरें भी होती हैं वो लोग उसको फिर सही समझने लगते हैं। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मालूम करनी पड़ती है तो मैं सोशल मीडिया पे जाके किसी जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा व्लॉगर सही बात कर रहा है तो मैं उसको सुनता हूँ लेके। तो बात ये है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे आप बताइए कि दुनिया ममालिक में जहाँ पे फेक न्यूज़ का मसला अच्छा क्या है, उसका वो सिर्फ लॉस के जरिए ख़त्म नहीं होता है, उसको जो है आपको फिजा ऐसी बनानी पड़ती है जहाँ पे फेक न्यूज़ का असर लोग ना लें। और यही चीज होती है, जैसे फर्ज कीजिए ट्रस्ट डेफिसिट आप इसको कह लें, अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट आपके दरमियान और आपकी आवाम के दरमियान रहेगा, हुकूमत के दरमियान, आपके स्टेट और आवाम के दरमियान अगर इतना बड़ा एक डिस्ट्रस्ट रहेगा तो फिर आप इस चीज को रोक नहीं सकते। आप जबरदस्ती तो कर सकते हैं। देखिए बात ये कि बयान तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन क्या उसमें होता है कि ये अमल दाखिल। आप मुझे बताइए उस रात को जो है जब ये ऐलान हुआ था कि फौज को बुला लिया गया है 245 के तहत, ठीक है 245 के तहत आप फौज को बुला सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत का मज़ीद बोझ उठाने के इल्ज़ाम से अब निकलना चाहती है? अगरचे अपोजिशन खुसूसन तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि हुकूमत को रियासत न सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि उनकी नाअहलियों का बोझ भी उठा रही है। इन इल्ज़ामात की तस्दीक उस वक्त होती है जब मुस्लिम लीग के रहनुमा और हुकूमती वज़रा खुद ये कहते हैं कि मौजूदा जो सेटअप है ये एक हाइब्रिड मॉडल है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे हुकूमत बनवाई गई है, और तो और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने PTI के एहतजाज को नाकाम बनाने पर आर्मी चीफ की मदद को क्रेडिट किया। अब साफ जाहिर है कि हुकूमत क्रेडिट करने के बहाने
जो है वो अपनी जो कुछ उन्होंने किया उसकी जिम्मेदारी इदारों पर डालकर एक पेज पर होने का जो तासुर है इसको तो ज़ायल नहीं होने देना चाहती। बस यही वो नुक्ता है जिसे सेनेटर फैसल वाडा क्लियर करते हैं कि हुकूमत जो बयानिया बना रही है कि इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला PTI है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने मौजूदा हालात के वे आउट के लिए 2 तलाक़ों को ज़रूरी करार दिया है, एक हुकूमती खात्मा, दूसरी कौन सी है? पिछले हफ्ते कंवर दिलशाद साहब ने भी सेटअप के हवाले से, सेटअप में तब्दीली के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि मोहसिन नकवी साहब को अगला वज़ीर आज़म बनाए जाने पर गौर हो रहा है। इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा देखिए। मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्क के सियासी निज़ाम में कोई अहम तब्दीली लाने में वो नाकाम रही है। इन हालात में नजर आ रहा है कि भाई ये अगर सारा सेटअप तब्दील हो जाता है तो मुमकिन है कि तमाम सियासी जमातों में अफवाह तफहीम पैदा हो जाए। एक सीट जो है लाहौर से खाली करवा के और मोहसिन नकवी साहब को आइंदा मुस्तकबिल में एक अहम जिम्मेदारी सुपुर्द की जा सकती है। फैसल वाडा और कंवर दिलशाद की बातों को अगर देखा जाए तो लगता है कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। सवाल उठता है कि क्या वाकई नून लीग की हुकूमत सिस्टम के लिए एक बोझ बन गई है जिसे किसी भी वक्त उतार कर फेंका जा सकता है। अभी हुकूमत इस्लामाबाद मार्च और डी चौक ऑपरेशन के आफ्टर शॉक से निकली नहीं कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। इमरान खान ने हुकूमत से 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है। पहला मुतालबा ये है कि सियासी जो कैदी है उनकी रिहाई, जबकि दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेज़ हैं उनके नीचे GIT बनाई जाए। ये उनका दूसरा मुतालबा है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर हमारे मुतालिबात 13 दिसंबर तक पूरे ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। जाहिर है सिविल नाफरमानी की तहरीक किसी भी ऐसी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है जिस पर पहले ही फॉर्म 47 को लेकर बड़े सवालात उठ रहे हों, इन इल्ज़ामात को लेकर वो चल रहे हों, और ऐसे में PTI की जारहाना सियासत जो PTI कर रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है जो हुकूमत जाने की अवलीन वजह बन सकती है। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि नून लीग हुकूमत साजी के वक्त किए गए जो वादे थे उनको पूरा नहीं कर रही है, और दूसरा ये कि हुकूमत आम फैसले जो करती है उसमें पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लेती है। गुज़श्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई जिसमें मसाइल के हल के लिए कमेटियां बनाकर मुज़ाकरात करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदे ये किए या वादे किए, इसहाक़ डार तो उन कमेटियों का भी हिस्सा थे। सवाल ये है कि इसहाक़ डार साहब पहले मुआहदों को यकीन बना नहीं पाए तो अब इससे वो क्या जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ कर लेंगे। दूसरा चैलेंज मौलाना साहब की भी नाराज़गी है। मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं। JUI कहीं अपोजिशन इत्तेहाद में अगर शामिल हो गई और जिस तरह लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है कि मौलाना साहब अगर निकल गए तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। मदारस के रजिस्ट्रेशन को लेकर मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि अगर हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहे अमल देंगे। पिछले चंद दिन से एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह जो है वो सियासी मुलाकातों का मरकज़ बनी हुई है। बिलावल भुट्टो मिले हैं, फैसल वाडा जाकर मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौलाना के साथ होने वाली आम मुलाकातों में मदारिस की रजिस्ट्रेशन ही डिस्कस हो रही है या मामला कुछ और भी है। सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपनी आंखों के सामने ख़ुद को सियासी तौर पर तना होते देख नहीं रही है क्या? ऐसा क्यों है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से अपोजिशन खुश है, ना ही उनके अपने इत्तेहादी खुश हैं, और ऊपर से कहा जा रहा है कि शायद जो रियासत है वो भी इस हुकूमत से जो है वो तंग आ रही है और नए सेटअप की भी जो है वो बातें हो रही हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अभी एक चैलेंज से निकले हैं आप लोग। 26 नवंबर का जो एहतजाज की कॉल थी उसके बाद जो कुछ हुआ सबके सामने है। अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ जो है वो 2 मुतालिबात उनके हैं जिसके लिए 5 रुकनी उन्होंने कमेटी बनाई है। उन मुतालिबात तो आपको मैंने बता ही दिए कि क्या उनके 2 मुतालिबात हैं। वो कह रहे हैं अगर मुतालिबात ना माने तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। ये कितना आप लोगों के लिए चैलेंज है उनका ये
जो दावा है, मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, लास्ट कॉल तो फ्लॉप कॉल बन चुकी है और कोई पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला और जो इंतशारी एजेंडा ये लेके गए थे वो भी जो है वो बिल्कुल अब वो वापस चला गया है। तो वो किस बेसिस पे अब अगली वो कॉल देने जा रहे हैं जो सिविल नाफरमानी की, और कौन उनकी कॉल सुनेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई इतना अब पीटीआई कोई इतनी अब कोई सीरियस किस्म की कोई ऑपोजिशन या स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम रही है और इंतशारी एजेंडा इनका जो है वो एक्सपोज हो चुका है। तो हमें कोई इतना कोई सीरियस ये हम नहीं समझते कि कोई इनकी कॉल से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जरूर है कि जहां बेलारूस के सदर आए थे, इन्होंने मुल्क के मफादात के खिलाफ ये काविश की और फिर इन्होंने कोई 40 के करीब पुलिस की व्हीकल जलाई, 150 पुलिस वाले इंजर किए, टेयर गैस शेल का इस्तेमाल किया। तो एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। अब भी जो ये कॉल दे रहे हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, तो इससे क्या नून लीग को नुकसान होगा? ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो बदकिस्मती से जो भी पीटीआई की मूव होती है वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ होती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम उसको रद्द कर देगी और ये कोई इतना हमारे लिए सीरियस चैलेंज नहीं है। फैसल वाडो साहब कह रहे हैं कि अब मुश्किलात जो हैं वो आप लोगों के लिए भी बढ़ सकती हैं, सिस्टम में तब्दीली की भी हर तरफ से बातें हो रही हैं। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों से नाराज़ है। वो तो जब से हुकूमत बनी है वो कहते हैं ना इज़्ज़त मिलती है यहाँ पर, ना यहाँ पर सियासत हो रही है, ना उनको ये महसूस होता है कि आप लोग उनके जो है ना वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा आम इत्तेहादी हैं। मौलाना साहब नाराज़ हो रहे हैं, तो मुश्किलात तो आप लोगों के लिए हो सकती हैं। नहीं, देखिए, असल में ये जो तब्दीली की बातें हो रही है इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर जो है वो डिफॉल्ट के जो नारे लगते थे उससे निकल के, और जो 40% पे महंगाई थी उससे हम 4.5-5% से भी नीचे जो है वो महंगाई की शरह आ चुकी है। सूद की शरह बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। आपके रिजर्व 16 अरब डॉलर के, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो मुल्क जो है उसने स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली है माशी तौर पे, अब ये ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि अब मुल्क जो है एक मुश्किल से निकल के अब फैसल वाडा साहब कहते हैं भले ही महंगाई नीचे आ गई है लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो नून लीग नहीं ले सकती है। मुस्लिम लीग नून को खतरा अपने बोझ और खुद से ही है। देखिए, नून लीग जो है वो चला रही है ना, एक हुकूमत तो नून लीग की है और पहले भी पीडीएम हुकूमत भी हमारी थी। तो वो अगर कोई क्रेडिट हमें ना भी देना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी मेहनत IMF से मुआहदे, उसके अंदर गवर्नमेंट का बड़ा एक मेजर रोल है, बल्कि पूरा रोल है। तो ये जिसने नहीं देना वो ना दे, लेकिन अवाम तो समझती है ना कि जो काविश और कोशिश हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरीन हैं, वो पॉजिटिव हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे हालात हों तो हर एक का दिल करता है कि उसको अब एंट्री मिल जाए हुकूमत में या किसी तरीके से उनका रास्ता बन जाए। तो ये वो सारे आपको लग रहा है कि फैसल वाडा साहब एंट्री लेना चाह रहे हैं, उनको जरूरत है एंट्री की? देखिए, बिल्कुल ये वो लोग हैं जो अभी बाहर बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि अब हमें भी हिस्सा मिल जाए, क्योंकि मुल्क तो ठीक हो गया है। जो मुश्किल जो मरहला था वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में PMLN ने मुल्क को जो है वो सही सिमत पे चढ़ा दिया है। और अब ये लोग जो बाहर बैठे हैं वो चाहते हैं कि हमें भी कोई हिस्सा मिल जाए। तो ये वो उसके लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। जिनको आप हिस्सा देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उनको आप वजारतें देना चाहते हैं, आप लोगों की ख्वाहिश है कि काबीना में आए, वो भी बोझ उठाए, वो तो हिस्सा लेना नहीं चाहते, वो तो शौक से हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो हम भी किसी के पीछे तो नहीं हम जा रहे कि आप हिस्सा ले लें। हम तो हुकूमत चला रहे हैं, हमारा रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च हो चुका है, चाहे वो FBR हो, पावर सेक्टर हो, आपकी जो जिस मर्जी शोबे, पेट्रोलियम हो, माइंस एंड मिनरल्स हो, आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स इस वक्त बेहतरीन जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर। आपके लेकिन इसके बावजूद भी चहमगोइयां क्यों कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम बनाया जा सकता है, इसके बावजूद भी ये चहमगोइयां क्यों? आप देखिए बिलावल साहब की तारीफें कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, जीरक सियासतदान, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, नए सेटअप की बातें इसके बावजूद भी क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो निज़ाम है ये कामयाब हो गया है।
इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो कौन नाकाम बनाना चाहता है? कौन मोहसिन नकवी साहब को फिर वजीर आजम बनाना चाहता है? वो किन के करीब है? या फैसल वाडा साहब किन लोगों के करीब है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जो अब ये निजाम कामयाब हो गया, इसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। जो लोग इक़्तिदार में नहीं है, अब उनको वो बिल्ली को छींचड़े नजर आते हैं कि किसी तरीके से हमारी एंट्री पड़ जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कंफर्टेबल है, हमें पता है इंशाल्लाह ताला मईशत आगे और बेहतर होने जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क में बढ़ने लगी है, सरमायाकारी हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले। कंफर्टेबल हैं आप लोग? बिलावल साहब देखे ना, वो पीपल्स पार्टी शुरू से ही आप लोगों से नाराज है। अब डार साहब जो जब मुआहदे हुए, वादे हुए, तब उन मीटिंग्स का हिस्सा थे, तब डार साहब को नहीं पता था कि ये मुआहदे हम कर रहे हैं, हम पूरे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये वादे किए हैं ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब जिम्मेदारी भी डार साहब पर डाली गई कि आप जाएं इनको मनाएं जाके। तो ऐसे क्या मुआहदे, ऐसे क्या वादे थे कि जो डार साहब ने किए वो पूरे नहीं हुए, दोबारा अब उनको कह रहे हैं जाके वो करें? एक टफ टाइम तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक धचका तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंधों से हाथ उठा लिया तो धड़म से हुकूमत अब गिर जाएगी। नहीं, देखिए, ये भी लोगों की जरूर ख्वाहिश हो सकती है। इसी तरह की प्लानिंग लोग करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम इस निज़ाम को जरा धर्म भरम कर दें या आगे पीछे कर दें, लेकिन ये लोगों की काविशें कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हम पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज्ड हैं, हमारे लिए उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने जो कंसर्न्स उनके रेज किए हैं बिल्कुल उनको हम देखेंगे, लेकिन हम तो वैसे भी देखें एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल अगर हमारे कोई पुरानी कोई कमिटमेंट्स हैं लेकिन IMF का मुआहदा उसके आड़े आ रहा है तो वो हकायक हम उनको बता देंगे। तो ये बात ये कि हम वी आर कमिटेड कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, और हमें नहीं लगता कि IMF के मुआहदे की आड़ में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? ये आप कह रहे हैं ना IMF। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना कि मिसाल के तौर पे जो PSDP के अंदर जो सिंध कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो क्योंकि वो प्रोविंशियल नौयत के थे तो उनको कहा गया कि वो प्रोविंशियल नौयत के प्रोजेक्ट्स ADB से होने चाहिए, आपके प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड से होने चाहिए। तो इस तरह के इश्यूज आए थे, तो वो हमने बेशक अगर हमारी सोच थी कि हम इसको कर भी लें, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि IMF का मुआहदा आपका था और उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। बहरहाल हम कमिटेड हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके उनके कंसर्न्स भी दूर करें जिस हद तक हम कर सकते हैं, और हमारे हाथ में चीजें हैं बिल्कुल हम करेंगे। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है, आगे जाके चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। और मौलाना साहब के साथ जो मामलात हैं, देखिए मौलाना साहब का अभी ये जो मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से है कि वो बर वक्त उसको पास कर दिया जाए, वो हमने तो प्रेसिडेंट को भेज दिया था। प्रेसिडेंट ने कुछ उसमें से इश्यूज रेज किए हैं, उनको देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी इंगेज्ड है JUIF के साथ, और हमारी जमात भी जो है वो उनके साथ राब्ते में है। तो हम इंशाल्लाह उनसे रिजॉल्व कर लेंगे। और JUIF ऐसी जमात नहीं है जो मुल्क मुखालिफ जो है वो कोई एहतजाज करे। अगर वो जो भी ऑपोजिशन में करती है वो तनकीद बराए इस्लाह उनका मकसद होता है, तो हम उनके साथ इंगेज्ड हैं। 5 रुकनी कमेटी जो बनाई है खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत इस पर आगे बढ़ना चाहती है, वेलकम करती है जो कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने? देखिए, पहले तो जो हिसाब लेना होगा हमें, जो 150 पुलिस वाले इंजर हुए हैं, जो इन्होंने शेल इस्तेमाल किए हैं रियासती इदारों के खिलाफ, जो इन्होंने शहीद किए हैं रेंजर और पुलिस वाले, जो इन्होंने जलाओ घेराव किया है, पाकिस्तान की तारीख का वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट था, सूबे के वसाइल के ऊपर था, और जिस तरीके से बेलारूस के सदर आए उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, जो ये लाशों की तलाश में दोनों तरफ हुआ है। जान तो एक भी कीमती है, जान तो आपके अपने वुज़रा कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं राना साहब आपके? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब की सुने ना, आपके और लोग हैं वो कह रहे हैं हुआ है, लेकिन ये ज्यादा बताते हैं। नहीं, जान एक भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, ना उधर से ना उधर से। हाँ, तो जो PTI वालों तो पूछे ना, किसने कहा था कि संजरानी में जब बैठने को कह रहे थे तो डी चौक क्यों गए? क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जो है वो इन्होंने रद्द किए? क्यों ये वायलेंट हो गए? और ये वायलेंस जो है इंस्टिगेट किया गया, ये प्लानिंग थी कि लाशें गिरें, और इसकी जिम्मेदार PTI है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये इनके अज़ाइम जो हैं, मकासद जो इनके हैं वो एंटी पाकिस्तान है। अभी ये जो कॉल दे रहे हैं कि रेमिटेंसेस ना भेजे ओवरसी पाकिस्तानी, उससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी? वैसे तो लोगों ने सुननी नहीं है इनकी कॉल, लेकिन इनकी हर कोशिश, हर कॉल
जो ऑपोजिशन में ये करते हैं वो मुल्क के मफादात के खिलाफ होती है। तो कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की? देखिए, मेरे ख्याल से ये फ्लॉप जो इनकी हुई है, एक फ्लॉप शो जो इनका ये 26 नवंबर को और ये 24 से 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी, ये अगली कॉल भी फ्लॉप शो होने लगा है। मुल्क तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से, पाकिस्तानी कौम तंग आ चुकी है इनके इंतशारी एजेंडे से। इनको पाकिस्तान की कौम नहीं रद्द कर देनी है ये कॉल, किसी ने इसका हिस्सा नहीं बनना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या 9 मई की तरह 24 नवंबर की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टी पड़ गई है? लग ऐसे रहा है जो दबाव हुकूमत पर बढ़ाना चाहती थी पीटीआई, वो खुद उसके दबाव के नीचे दब गई है। फाइनल कॉल से इमरान खान को रिहाई तो नहीं मिली, उल्टा नाराज़ रियासती इदारे और नाराज़ हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, ना ही शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई लचक दिखाने पर तैयार है। 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हुआ और इसके बाद पीटीआई में तंजीमी बहरान भी, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं। जहां पार्टी क़यादत नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डाल रही है, वहीं अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। एहतजाज को लीड करने वाली बुशरा बीबी ने भी एहतजाज की नाकामी को खुद पर नहीं लिया। वो कहती है कि मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ दिया गया था, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। यानी इसे क्या समझा जाए कि एहतजाज में शामिल दूसरे लीडर्स खुसूसन अली अमीन गंडापुर इनकी हिदायत नहीं मान रहे थे। उससे पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू भी ये वाजे कर चुकी हैं कि बुशरा बीबी को ज़बरदस्ती एहतजाज से ले जाया गया था। तो सवाल ये है कि क्या पार्टी की इस नाइत्तफाकी में मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो पाएगी या तहरीक इंसाफ एक बार फिर सियासी गलती करने जा रही है? 24 नवंबर के एहतजाज के बाद से पीटीआई की पूरी क़यादत में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सिर्फ इमरान खान पर ही 14 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल हैं। इमरान खान पाकिस्तान के दूसरे साबिक वज़ीर आज़म होंगे जिन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले 1974 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल का मुकदमा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन अडयाला जेल में GHQ हमला केस की भी समाअत हुई, जिसमें तकरीबन 1.5 साल के बाद इमरान खान समेत 100 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अटक पुलिस ने हिफाजती ज़मानत होने के बावजूद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बिशारत को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और उन्हें ATC अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। एक तरफ जहां डी चौक एहतजाज के बाद पीटीआई रहनुमाओं पर सख्तियां बढ़ गई हैं, वहीं इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया है और कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी अगर नहीं होती उसके बाद ये तहरीक शुरू होगी। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है, जिसकी सरबराही उमर अयूब करेंगे। कमेटी के दूसरे अरकान में सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा और असद कैसर शामिल हैं। इमरान खान के जो 2 मुतालिबात हैं उनमें एक तो सियासी कैदियों की रिहाई है और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नीचे GIT बनाई जाए। ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में इमरान खान ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर 13 दिसंबर तक मुतालिबात तस्लीम ना किए तो हम तहरीक को शुरू करेंगे और बाइकॉट मुहिम शुरू करेंगे, जिसके पहले मरले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंसेस जो बाहर के ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते हैं उनको महदूद किया जाएगा, उनका बाइकॉट किया जाएगा और इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। नाजरीन, सिविल नाफरमानी का मतलब हुकूमती अहकामात को ना मानना है, उसके रेट को चैलेंज करना है, यानी टैक्सेस नहीं देने, सरकारी वाजिबात की अदायगी नहीं करनी, इससे इनकार करना होता है। आपको याद होगा कि अगस्त 2014 में भी इमरान खान ने मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में धरने के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया था और कहा था कि अगर नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देते तो हम टैक्स और बिजली के बिल्स नहीं देंगे। उल्टा कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल्स जलाए गए थे। इमरान खान ने खुद जलाए थे बिजली के बिल्स और उस वक्त कहा था कि उनकी उस कॉल के बाद
तो नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी तो नहीं हुए थे, बल्कि इमरान खान को सियासी जमातों और अपने कारकुनान की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था। सवाल ये भी है कि 9 मई को गुजरे 1 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। बहुत से मोबाइल वीडियोज़ में तहरीक इंसाफ के बाकायदा रहनुमा मौजूद हैं जो नज़र आते हैं। ऐसे में जुडिशल इंक्वायरी में तहरीक इंसाफ क्या साबित कर सकती है? क्या कि 9 मई की तोड़ फोड़ जो है वो किसी और ने की है? अगर इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका। अजहर सिद्दीक साहब, नाकामी पे नाकामी हो रही है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, धरने की कॉल इसलिए दी थी कि दबाव बढ़ाए इस्टेब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर भी, उल्टा लेने के देने पड़ गए। आप देखिए 1.5 साल के बाद कल क्या हुआ, 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है कि एक और गलती करने जा रही है तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया। देखिए आप शायद नाकामी समझ रहे हैं, मैं इसको नाकामी नहीं समझ रहा। आने वाले दिनों में आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी गिरफ्त कितनी गिराएगी है गवर्नमेंट पे। और आप आने वाले दिनों में खुद देखिएगा कि ना उसके क्या तब्दीलियां आनी है। मौलाना फजलुर रहमान या बाकी अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और जहां तक ये 26 नवंबर वाला मामला है ना, 26 नवंबर वाला मामला हमारे ऊपर नहीं, ये हुकूमत वक्त के ऊपर आन गिरा है। फैसल वाडा ने भी ये लायबिलिटी लेने के लिए इनकार कर दिया और ये हुकूमत वक्त पे आ गई। इसीलिए कहा गया है कि 9 मई के ऊपर आप आए। 9 मई तो देखे पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें। अब 26 नवंबर के हवाले से भी जो पहले बातें करते थे कि जनाब कोई शहादत नहीं हुई है, अब 12 के करीब शहादतें आ गई हैं और बाकी भी सारा कुछ आ जाना। जब रिकॉर्ड सारा आएगा सामने, एक एक चीज आ जाएगी। लेकिन हमें जो समझना है, लेकिन आप देखें ना, इसी चीज को लेकर आपकी अपनी पार्टी में लड़ाइयां हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान के दरमियान क्या इस बात पर तकरार नहीं हुई, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की है? वो अलीमा खान साहब कहती हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्यों 12 लोगों के नंबर्स दिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या ये नहीं कहा कि जो हमारे पास हकायक है हम तो वही देंगे ना? तो मतलब ये कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, तुमने ज्यादा तादाद क्यों दी तो तुमने कम क्यों दी? देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए हर एक का अपना एक ओपिनियन है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपने कहा तो उन्होंने बात की जो डाटा अवेलेबल है। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि डाटा जो है अभी तो जख्मियों का, अभी तो डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है, अभी तो लोग आ नहीं रहे। अभी तो लोगों ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्तें लेकर आनी है या इस्तगासे दायर करने हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं नहीं, यानी इस तरह की ये छोटी मोटी, देखिए डिफरेंसेस होना अलहदा बात है, लेकिन इसमें इख्तलाफ राय या ये समझना कि बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, वो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। पार्टी आज भी मुत्तहिद है। और बहुत देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि बुशरा बीबी साहबा ने भी एक बात आकर कह दी, उसको भी इस तरह लिया जा रहा है कि जैसे उन्होंने तो बताया है, उन पे इल्जाम था कि वो छोड़ के भाग गई हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, वो खड़ी रही हैं, वो आखिरी उन्होंने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ था उसको और बेनकाब कर दिया, उन्होंने पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा मैं खड़ी हुई थी, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया है। देखिए उन्होंने तो यही बात बताई है ना कि वो जो उन पे इल्जाम था वो वहां खड़ी रही हैं, बाकी लोग आगे। और देखिए दूसरा, एक गोलियों के सामने कौन खड़ा होता है? बुशरा बीबी साहबा की हिम्मत देखे ना कि वो एक घरेलू खातून होने के अलावा, गैर सियासी होने के अलावा उन्होंने इस बात का मुकाबला किया है। और बड़ी और जो लोग इल्जाम था कि जो शोहदा हुए हैं उनके घर नहीं आना जाना, वो भी जाना चला गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें जो समझना है कि हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, मैं जो और सिमत एक देख रहा हूँ, याद रखिएगा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये कामयाबी की तरफ गामजन होगी। और उसकी वजूहत आपके सामने मैं रख देता हूँ कि मुल्क इस वक्त 2014 में नाकाम हुई थी, कामयाब हुई थी सिविल नाफरमानी की तहरीक। देखिए वो उस वक्त के हालात, मारूजी हालात और थे, इस वक्त के मारूजी हालात तो बहुत सपोर्ट हासिल थी। क्या बात कर रहे हैं आप अजहर सिद्दीक साहब? नहीं वो छोड़ें, वो एस्टैब्लिशमेंट को एक तरफ रखें, आपको पता है नहीं वो देखिए, वो ये सवाल ये नहीं है। सिविल नाफरमानी में हमें एस्टैब्लिशमेंट की ना जरूरत है ना कोई कंसर्न है। अब बात अवाम ने फैसला करना है और अवाम इस वक्त जो फैसले कर रही हैं वो आपके सामने है। सवाल तो ये है कि ये तो सोच रहा हूँ, ये यानी ये अल्टीमेटली प्रेशर तो उन्हीं इदारों में पड़ना है ना
कि आप एक ऐसी हुकूमत को बैसाखियों के सहारे लेकर चल रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल से इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। इस मुल्क को यानी बता दें कि मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर कहां बेहतर हुए, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोलियम प्राइसेस खत्म डाउन हो गई या महंगाई खत्म हो गई। तो ये वो सारी चीजें, और याद रखिएगा इस मुल्क की इकोनॉमी में ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा आता है, और आपने ओवरसीज पाकिस्तान को आप लोग इस मुल्क को ब्लैकमेल करेंगे क्या? हम लोग चांद पे चले गए, बहुत तरक्की कर लिए कि कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक भी हो जाए, टैक्सेस ना भी इकट्ठे हो तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है? सवाल ये है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी हो रही है, इसको रोकना कैसे? तो इससे कौन सा दूध और शहद की नहरें बहेंगी जब आप लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक में क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है। इस मुल्क की सिमत का तयन तो एक करना है ना, यानी एक नाजायज हुकूमत जो फॉर्म 45 और 47 पे आई है, इलेक्टेड है नहीं, जिस तरीके से लाकर बिठाया गया है, और उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आप लोगों ने तो IMF को भी खत लिखे थे 2022 में, क्या बना उसका? IMF ने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए। देखिए वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे आज भी हमारा स्टैंड है, और इस गवर्नमेंट को सोचना है कि खुदा ना खास्ता अगर अभी पता यही चल रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनल अपना कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जा रही हैं, अगर वो चले गए तो मैस्केयर के ऊपर हुकूमत वक्त को तो मुश्किल हो जाएगा, सैंक्शन बड़ी लग सकती है इसके ऊपर। सोचना यही है कि कभी ट्रंप पर तकिया करते हैं, कभी ओवरसीज पर तकिया करते हैं, अब सिविल नाफरमानी पर आप लोगों ने तकिया कर लिया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे तो शायद खान साहब बाहर आ जाएं। देखिए तरीका एक ही है, राना साहब भी आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे अदालतों से रिहाई मिलनी है, ना तो एहतजाज धरनों से रिहाई मिलनी है इमरान खान को, ना ही सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के रिहाई मिलनी है। देखिए अपना ये तो अब आप बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब 180 का 88 के करीब मुकदमा तो हो गए हैं, 4 मुकदमा में सजा हुई, 2 में रिहाई हो गई, तीसरे में भी नैब भाग गया कि आप दोबारा इसको रिमांड कर दें। इमरान खान साहब अब ये जितने मुकदमे हुए, इमरान खान तो जेल के अंदर है। अब तो देखें 9 मई में एक जमानतें खारिज हुई, वो हो जानी, उसके बाद कौन सा मुकदमा रह गया जिसके अंदर इमरान को रखना है? वो आगे अब हुकूमत वक्त जो कह रही है, तो हुकूमत वक्त ये और क्या कर रही है? ये झूठे मुकदमे और जो दर्ज कर रही है, ये बंद करना, झूठे मुकदमे और दर्ज करना। कितने का और दर्ज करने हैं? आज तक जितने मुकदमे दर्ज किए हैं कोई बता दें कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ वो केस चल सका, जबरदस्ती आपने सजाएं दे दी, वो सजाएं तो कायम नहीं रह सकी ना। अभी भी 9 मई के हवाले से बता दें एविडेंस, इमरान खान तो जेल में था, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर अब आते हैं। और अभी तक अगर इतना ऐसा होता तो दहशतगर्दी के कवानीन को अगर आप समझना चाहें, उस कानून को, तो 90 दिन के अंदर आप लोगों का मसला ये है कि एक हाथ आप लोग गर्दन पे रखते हैं, दूसरा हाथ आप लोग पैरों पे रखते हैं। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी 5 रुकनी के जाए मुज़ाकरात करें, अगर वो नहीं कामयाब होती तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक। आप लोगों का मसला ये है कि आप एक तरफ थ्रेट करते हैं, दूसरी तरफ बात भी करना चाहते हैं, तो ये 2 काम साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं देखिए, एक बात बड़ी सामने है, वो समझना ये है कि कल हम पे इल्जाम ना रहे कि आपने 14 दिसंबर की जो कॉल दी है उससे पहले आपने गुफ्तो शनीद क्यों नहीं की। ये 26 नवंबर का यही तो इल्जाम लगाते रहे कि हमने हालांकि कोई कमेटी नहीं बनाई, एक टेलीफोन किया मोहसिन नकवी ने, उसके अलावा बता दें जो आगे आकर बढ़ाओ। तो ये तो पॉलिटिकल हमारी एक कोशिश है जो हम साबित कर रहे हैं। लेकिन बात करें ना, मुज़ाकरात आप लोगों को करने हैं, आप लोगों ने करने हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात आप लोग शराइत पे करना चाहते हैं। तो वही शराइत है ना जो इमरान खान साहब कहते थे पहले ये हुकूमत छोड़े फिर बात होगी। जब वो बात करना चाहते थे आपने कहा हुकूमत छोड़े तो बात होगी। अब आप लोग ये बात करें कि पहले कैदियों को रिहा करें फिर बात होगी। नहीं देखिए ना, सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो रही है ना, हम कौन सा कह रहे हैं सियासी कैदियों जो आपने जारे कैद किए। और दूसरी जो बात है वो जुडिशल कमीशन है, क्या हमारा हक नहीं है? जो मॉडल टाउन सानिया का जब जुडिशल कमीशन बना था तो अब क्या आज है? 9 मई का जुडिशल कमीशन में बनाने में हर्ज क्या है? 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? यानी ये बड़े जायज और रीजनेबल मुतालबात हैं। अगर ये हुकूमत कसूरवार नहीं है, उन्होंने तो पहले यानी फौरी तौर के ऊपर ये बनाना चाहिए, और ये एक वायबल सोल्यूशन है। इस दफा हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे होंगी, इनर लेवल के ऊपर भी गुफ्तगू शरीर चल रही है, और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, अगर ये ना बातें मानी, ये मुतालबा राणा साहब ने तो कह दिया है, राणा साहब ने तो अभी एक प्रोग्राम में कह दिया है कि नॉट निगोशिएबल, कोई निगोशिएशन इस पे नहीं हो सकती इनके मुज़ाकरात पे, आप जितने मर्जी कह के मार लें। देखिए मैं बताऊं, बात बड़ी वाज़ेह है। तो ये साबित कर रहा है ना कि आप हट दरबी के ऊपर हैं, आप डीड बने हुए हैं। हुकूमत वक्त का काम डीड बनना नहीं है, उसका कब देखें जुडिशल कमीशन बनाने में हर्ज किया। हम ये बड़ी जेन्युइन बात है हमारी,
आपने सियासी कैदियों के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, दूसरे में, हालांकि असूल यही है कि जितने मुकदमे जब एक दफा गिरफ्तार हो गए तो हर एक में गिरफ्तार है। आप ये तो बताएं ना कि कहाँ है, और इंसाफ के लिए दरवाजे बंद करने के लिए कभी 26वीं तरमीम, कभी जजेस की तैनाती, अब जजेस पैक करने के हवाले से आईनी बेंचेस अगर सुप्रीम कोर्ट में बनाए, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए? अभी बैठकर जितना जुल्म हो रहा है, पर्चे दर्ज, बुनियादी हकूक के तहफ्फुज खत्म हो गए। अजहर साहब एक बात बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है उससे नाराज़ हैं और उनकी कोशिश है कि जो पुराने लोग हैं, उनके जो पुराने साथी हैं, उनके साथ उनको पार्टी में ओहदे दिए जाएं, वो पार्टी मामलात को लेकर आगे चलें, जिसमें मुसर्रफ चीमा है, फवाद चौधरी हैं और लोग हैं, उनके साथ वो मिलकर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि बकौल उनके ज़राए के मुताबिक वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने एहतजाज की कॉल्स हों, धरनों की कॉल्स हों, ना बाहर लोगों को निकाल सकी, ना इनकी स्ट्रैटेजी दुरुस्त होती थी। देखिए सियासी तौर पर देखिए जो देखिए याद रखिएगा, सीजन पॉलिटिशियन की तो हर पार्टी को जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं कमी कुताही जरूर है कि मोटिवेशन, मोबिलाइजेशन, लेकिन आप जब फस्तायत का मुकाबला कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इमरान खान साहब ने अब स्ट्रेटजी जरा बदली है, और इसीलिए वजह यह है कि क्यादत में रीशफलिंग करने में हर्ज क्या है उसमें, और उनके मुताबिक यानी कोशिश कर, यानी पॉजिटिव कोशिश है ना, कोई बदमाशियां तो नहीं कर रही, कोई गुंडागर्दी या जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, और कोशिश यही है कि वो सियासी लीडरशिप आगे आए, और आगे इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। वो भी मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, जो कमेटी बनाई है उसमें सलमान अकरम राजा तो हैं, या तो बताए नहीं है, असद कैसर जो पुराने ये सारे चले आ रहे थे, या तो बताए ना ये नहीं, ये लोग आगे नहीं थे, ये वही लोग हैं सारे आगे, और वही उन्हीं लोगों को आगे रखा गया है, और फर्क सिर्फ इतना है कि उन एक्टिवेट या मोबिलाइज करने की बातें, और ये एक अच्छी पॉजिटिव सेंस में मैं देख रहा हूं इसको, यानी नजर ये अब सियासत के जो दाव पेच है ना, इमरान खान साहब आप बेहतर तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट आप मुझे नजर आ रहे हैं, मैं तो आपके सामने आज बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहब मेरे साथ। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।